Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. जो ना कहूं तो दिल के दाग जलते हैं, जो कह दूं तो बुझते चिराग जलते हैं। भारत ने पिछले कई वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी शुरुआत की, बहुत से अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर लें, लगभग 80 करोड़ के आसपास के लोगों को 5 किलो फ्री राशन देने की बात कर लें। लेकिन क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है? NFHS 6 रिपोर्ट यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 नंबर की जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने है, जो कहती है सुधार बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है, बहुत लिमिटेड सा सुधार है। यानी कि जो टारगेट हमने तय किए थे अचीव करने के लिए, अभी हम उनसे बहुत पीछे हैं। आज हम विस्तार से बात करेंगे इसी NFHS रिपोर्ट पे, कहां पे हम कमजोर रह गए, कहां पे हमें और बेहतर काम करना है। NFHS रिपोर्ट है क्या और भविष्य में संभावनाएं क्या है, विस्तार से देखिएगा। चूंकि स्वास्थ्य क्षेत्र की जो रियलिटी है वो इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगी, जो खुद भारत सरकार ही इसको प्रस्तुत करती है ना। तो आज हम पूरा बात करेंगे कि जो विश्लेषण है इसका, है ना, कि विकास का जो विरोधाभास हमको देखने को मिलता है कि GDP के साथ में मैल न्यूट्रिशन कैसे बढ़ रहा है, कम होना चाहिए, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम है टारगेट UPSC बाय विकास से, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे आपको PDF प्राप्त होगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है विकास लाइव, यहाँ पे भी आप जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है NFHS 1 था, 1992-93 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब सॉरी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। और इसके साथ में जो IIPS है यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है, ये भी इसके साथ कोलैबोरेट करता है इस रिपोर्ट को लाने में। ठीक है, लगभग 6.5 लाख के आसपास परिवारों को इन्होंने स्टडी किया एंड देन NFHS 6 रिपोर्ट हमारे पास आई। जो बेंचमार्क जो रिपोर्ट थी जिससे NFHS 6 को कंपेयर किया गया वो NFHS 5 रिपोर्ट थी, यानी कि जो पिछली रिपोर्ट थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, उससे इसको कंपेयर किया गया। तभी हमें पता चलेगा ना हम कितने आगे बढ़े, कितने पीछे। ठीक है, सरल शब्दों में क्या चीज़ है अगर हम कहें तो, कि जैसे डॉक्टर मरीज की जांच करता है, वैसे ही जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये पूरे देश के स्वास्थ्य की जांच करता है। चूंकि राज्य दर राज्य, जिला दर जिला, ये भारत के जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ा जो मेडिकल रिपोर्ट कार्ड है वो प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट, है ना। और जो USAID है उस प्रोग्राम से इसको समर्थन भी प्राप्त है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे इस प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर क्या ये रिपोर्ट हमें कुछ एक कंक्लूसिव रिमार्क देने को या हमें कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट दे पाई है? आइए विस्तार से इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्या देखते हैं, कुछ सकारात्मक रुझान भी हैं, कुछ ऐसे रुझान भी हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। NFHS 5 से 6 का जो हम ट्रांजिशन देख रहे हैं वो क्या, लास्ट जो रिपोर्ट थी NFHS 5 में, जो स्टंटिंग थी, या स्टंटिंग से मतलब जहां पे हाइट कम रह जाती है बच्चों की, वो 35.5% से घट के 29.3% हो गई, एक ठीक ठाक यानी कि 6.2% की गिरावट। सीवियर वेस्टिंग जहां पे वजन बच्चों का कम रह जाता है, कमजोर से रह जाते हैं, वो 7.7% से घट के 5.2% हो गई है। पर्याप्त आहार, है ना, 6 से 23 महीने के बच्चों के लिए देखा जाए तो जो 11% का था वो बढ़ के 15%, 15.3% का रेशियो हो गया है। पूर्ण टीकाकरण यानी कि जो टोटल इम्यूनाइजेशन की बात होती है वो 83.8 से बढ़ के 87.1 हो गया है। रोटा वायरस टीका जो 36 पॉइंट था, इसमें बहुत अच्छा उछाल देखा गया, ये 85.54% पे आ गया है। तो यहां पे निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम किया गया है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या ये पूरा रिजल्ट है? नहीं, कुछ चीजें यहां पे भी हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीवियर वेस्टिंग की बात की थी, गंभीर वेस्टिंग की। टोटल वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो ये 19.3% से घटकर 19% ही रहा है, यानी कि एक तो घटा है। और अगर हम चाहते कि आमूलचूल बदलाव होता तो कुछ बदलाव भी नहीं हुआ, है ना। अंडरवेट बच्चे अभी भी 32 से लेकर 31.8% है, यानी कि अंडरवेट वाला जो हमारा समीकरण था वो सही नहीं हुआ, वहां पर भी कमी है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि जो महिलाएं जो पहले बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती थी, मतलब अभी भी करती हैं, उसका रेशियो कम हो गया। पहले 63.7% महिलाओं को देखा जा रहा था, वो रेशियो घट गए 55.8% हो गया है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है या समझा देता है कि दरअसल ये जो स्टंटिंग है या जो वेस्टिंग है ये क्यों हो रही है। निश्चित तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बच्चे के लिए, अगर वही कम हो जाएगा तो रिसोर्स तो कम होंगे ही। चलिए स्टंटिंग को देखें। स्टंटिंग क्या है कि अगर आय के अनुसार आपकी ऊंचाई काफी कम रह जाती है तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। दीर्घकालिक प्रकृति का होता है, बहुत लंबे समय बाद तक बच्चा इस पे उभर पाता है ना। अपरिवर्तनीय मस्तिष्क स्थिति रहती है, 5 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे जितना छोटा दिखता है, स्टंटिंग कहते हैं। वेस्टिंग क्या है? जब वजन ऊंचाई के अनुपात में बहुत ज्यादा कम रहे, है ना,
तीव्र और आपातकालीन इसकी प्रकृति होती है ना, कि एकदम से आपकी स्थिति और खराब हो सकती है, लिखा है ना कि एकदम से हड्डियां दिखने लगती हैं। उसके अलावा अंडरवेट क्या है कि जब आपका वजन आयु के अनुसार बहुत कम है ना, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई के अनुपात में आपका वजन, यहाँ पे आयु के हिसाब से आपका वजन है ना। मिश्र संकेत स्टंटिंग और वेस्टिंग का मिला जुला स्वरूप है। और भारत में देखा जाए तो 31.8% बच्चे अंडरवेट हैं। सोच लो, अगर हम माने कि भारत में 100 बच्चे हैं तो 100 में से लगभग 32 बच्चे अंडरवेट हैं, यानी कि हर 100 बच्चे में से 32 बच्चा अंडरवेट है। ये बताता है कि एक बड़ा भाग जो भारत का भविष्य होने वाला है वो क्या है, मैल न्यूट्रिशन है। अब इसको जरा डेटा वाइज देखिए तो ये जो आपको ये जो जहां जो आंकड़े दिख रहे हैं ये वो क्षेत्र हैं जहां पे स्थितियां बड़ी खराब है ना। क्यों? क्योंकि दक्षिण और पश्चिम में कुछ जैसे गुजरात में अच्छा काम है, उत्तर में अच्छा काम है, दक्षिण में बहुत अच्छा काम है। इनफैक्ट अगर आप केरल को देखें तो बहुत ही अच्छा काम है। हम डेटा देख लेते हैं। केरल में स्टंटिंग 20.1%, वेस्टिंग 10.9%। आप इसको राष्ट्रीय औसत से देखिए तो राष्ट्रीय औसत से ये भी कम है। राजस्थान में क्या है, स्टंटिंग राष्ट्रीय औसत से ज्यादा 32%, उत्तर प्रदेश में 34%, ठीक है, झारखंड में 35% और बिहार में 35.6%। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा का बड़ा रोल होता है। अगर शिक्षित पेरेंट्स रहेंगे, शिक्षित माँ रहेगी और शिक्षित नेता रहेंगे या सीएम रहेंगे तो चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी, है ना। चलिए, अब क्या है, अगर देखिए जो हम सबको पता है कि बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है जॉन ड्रेज या जियाद्रेज, आप जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, जीन ड्रेज और अमर्त्य सेन की एक रिपोर्ट थी, ठीक है, जो कहा जाती है इंडियाज न्यूट्रिशनल पैराडॉक्स की। जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती रहेगी उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं मैल न्यूट्रिशन रहते जा रहे हैं या होते जा रहे हैं। इस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। अब बात क्या है कि 1947 से लेकर 1975 तक की अगर बात करें तो हरित क्रांति के पहले हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे अन्न का संकट था, है ना। तो उसके बाद पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। फिर 1975 से 90 की बात की जाए तो आईसीडीएस की यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है उसकी शुरुआत हुई थी, स्कीम की शुरुआत हुई थी। और मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी। 1990 से लेकर 2013 की बात की जाए तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो 2015 तक के थे, 2000 से लेकर 2015 तक, उनकी बात की गई। और साथ में एनएफएचएस जो थी उसकी शुरुआत हुई, है ना, राइट टू एजुकेशन की शुरुआत हुई, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी शुरुआत हुई। 2013 के बाद देखा जाए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर लें, पोषण अभियान की बात कर लें, जो 5 किलो राशन दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं सरकार ने प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण आ जा रहा है कि सरकार के प्रयासों में कमी आ जा रही है। चलिए देखिए क्या कारण, तत्काल कारण कि कहीं ना कहीं जो आहार है वो पर्याप्त नहीं है उनके लिए। दूसरा, बार बार वो बीमारियों में संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ अंडरलाइन कॉजेज हैं यानी कि अंतर्निहित कारण है। पहली बात है खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो माता या शिशु का जो देखभाल होता है वो सही से हो नहीं पा रहा है, उनको जितना फूड मिलना चाहिए उतना फूड नहीं मिल पा रहा है। और जो वातावरण है वो भी अस्वच्छ है, पॉल्यूशन को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मूल कारण क्या है कि एक तो गरीबी, ठीक है, एक तो गरीबी, दूसरा आर्थिक असमानता और तीसरा महिला शिक्षा की कमी। ये 3 ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जहां पे सरकार को काम करने की जरूरत है, जहां पे समाज को काम करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि लैंगिक असमानता और जो खराब शासन है, गवर्नेंस है, ये कहीं ना कहीं ये एनएफएचएस की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट ही कह रही है। और निश्चित तौर पे बड़ी कंक्रीट सी बात है जो सरकार को भी समझनी चाहिए, समाज को भी समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि भारत में कोई स्पेसिफिक कारण क्या जुड़ जा रहा है, पहली बात तो कि गर्भावस्था से लेकर जो पहले 2 वर्ष तक का समय है ना, या हम कह सकते हैं पहले 1000 दिन यानी कि लगभग 3 वर्ष का जो समय है, वहां पे क्या होता है कि जो बच्चा है उसका मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास होता है। लेकिन इस दौरान पोषण का ध्यान बहुत कम रखा जाता है। माताएं खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती, वो बच्चे का ध्यान किस प्रकार से रख पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, झारखंड में जैसे लिखा है ना कि वेस्टिंग इधर बहुत ज्यादा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि वहां पे जो आदिवासी समुदाय बहुत सारे रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज जो रहती हैं, दरअसल वहां पे जो खाद्य सुरक्षा है वो प्रॉपर नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों में कुपोषण सामान्य तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सामाजिक स्ट्रेटा होता है ना, उसके आधार पर जो फूड डिवीजन है वो बहुत खराब है इन क्षेत्रों में। उसके बाद क्या है, दूषित जल और खुले में शौच जो है उसके कारण कहीं ना कहीं स्थितियां और खराब हो रही हैं। जो हमारी आंतें हैं, जो हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसके कारण प्रभावित हो रहा है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो वो महिलाएं
जो पहले सिर्फ घर संभालती थी, अब वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही हैं, विकास कर रही हैं, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब उन पे दोहरा बर्डन आ गया है। अब उन्हें घर तो संभालने को दे ही रही है समाज, लेकिन अब घर मतलब घर संभालना इंटरनली एक्सटर्नली दोनों, आप अर्न भी कर रहे हो, घर भी संभाल लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा बर्डन है जिससे कहीं ना कहीं मुक्त करना चाहें तो हो सकते हैं कि भाई अगर तुम बाहर का देख रही हो तो अंदर का हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब अगर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। अभी मैंने बताया कि वो महिला जो बाहर भी काम कर रही है, घर को भी संभाल रही है, घर पे तो फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगी, बाहर का क्या क्या इतने हमारे यहाँ ऑफिसेज हैं जहाँ पे क्रचेस है, जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको स्पेस अवेलेबल कराया जाता है? उत्तर है नहीं। इसके अलावा पोस्टमार्टम इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा डिप्रेस करते हैं कि नहीं करो। अब जैसे एक बात देखिए, पहली बात तो कि अस्पताल में डिलीवरी होती है लेकिन डिस्चार्ज के बाद काउंसलिंग नहीं होती कि किस प्रकार से ब्रेस्ट फीड करना है। पोस्ट ऑपरेशन यानी कि जो बच्चा जब हो जाता है सी सेक्शन के बाद में, जो कई बार अनहाइजीनिक केयर होती है, उसके कारण भी कई बार होता है कि जो बच्चा होता है वो दूध नहीं माँ का प्राप्त कर पाता, ब्रेस्ट फीड उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार माँ ही उससे पॉल्यूट हो जाती है, वो बीमार हो जाती है या तो बच्चा बीमार हो जाता है ना। उसके अलावा जो शिशु फार्मूला उद्योग है ना, उनको मतलब ही नहीं है वो फार्मूला जो बनाते जाते हैं दोनों तरीके का। डॉक्टर्स जो कहते हैं कि नहीं इसको अलग अलग प्रकार से और इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, और दूसरा वो जो सिर्फ फार्मूला बनाए जा रहे हैं कि नहीं माता के दूध से क्या होता है, ये पी लो वो खा लो, आप तो ऐड जान ही रहे होंगे उसका। अगला क्या है कि यूपी जैसे राज्यों में जो माँ जैसा कार्यक्रम है उसकी विफलता, जहाँ पे माताओं पे फोकस करना था वो शायद वो फोकस हो नहीं पाया। अगला वर्क प्लेस पे जो ब्रेस्ट फीडिंग फोरम्स हैं, रूम्स हैं, उनकी अनुपस्थिति है, वो नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं जो मैंने यहाँ पे बताया, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है कि एक बड़ा वर्ग है जिसे लगता है कि अगर माँ दूध ना पिलाए तो क्या है, जो फॉर्मूला पिलाया जाता है बच्चों को वो चम्मच में घोल के, शायद उससे हेल्थ मिल जाएगी। भाई पूरी दुनिया ओपन स्वर में, ओपन सुर में कह रही है कि माँ का दूध सबसे ज्यादा हेल्दी है, तो वो कौन से लोग हैं जो अभी भी उस प्रकार की चीजों को सुन नहीं सकते? उनकी भाषा में नहीं कहा जा रहा है क्या? उनको बिल्कुल सुनना चाहिए और उस पर समझना चाहिए, क्योंकि औसत बहुत गिर गया है, ठीक है। देखिए 63% से घट के 55% हो गया है, और उत्तर प्रदेश में तो ये लगभग आप देखें तो 59% से घट के लगभग 34.6% हो गया है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके एक स्वीकार्यता है वो कम हो गई है, या जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए महिला को, खासकर वर्किंग महिला को, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ना कि 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से 5 वर्ष तक कम आयु के 13% मृत्युओं को रोका जा सकता है। तो अगर सिर्फ प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए 6 महीने तक, तो जो अगले 5 वर्ष तक जो बच्चियों में मृत्यु की दर देखी गई है वो शायद कहीं ना कहीं कम हो जाए, है ना। चलिए अब शासन बहुत सारे स्कीम है, हमने पोषण 2.0 की बात की, ICDS है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी, PM पोषण है ना, माँ या मातृत्व वंदना योजना है ना, इसके अलावा जल जीवन SAM प्रोटोकॉल। SAM क्या होता है? हम कहते हैं सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, उसका जो प्रोटोकॉल था उस पर सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन इन हस्तक्षेपों के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी हम बात करेंगे कि कहां पे और हमें हिट करना है, बुलसआई कहां पे हमें हिट करनी है, कहां पे हम कमजोर रह जा रहे हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं, ठीक है। अब शासन की दिक्कत क्या है कि पुश हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल यानी कि बेस लाइन जो चेंज है वो हम बहुत कम कर पा रहे हैं, ठीक है। अंतिम छोर तक यानी कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं वहां तक पहुंच हो नहीं पा रही है। तो आप दिल्ली में करा दो, मुंबई में करा दो, लेकिन झारखंड के वो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। उसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और जल शक्ति मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव। 3 मंत्रालय हैं जो जुट रहे हैं, मैंने जो स्कीम्स की बात की वो तीनों मंत्रालयों को पता ही नहीं कि हमारा एक लक्ष्य है, उस सामूहिक लक्ष्य क्या है ना। उसके अलावा क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भारी कमी इस समय तो बहुत कम होती जा रही है, जहां लोगों में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है क्योंकि पैसा बहुत कम मिल रहा है। शायद अगर आप उनको वहां पे इंसेंटिवाइज कर सके तो बेहतर काम हो सके, है ना। और हॉट कुक्ड मील बनाम टेक होम राशन की बहस कि वहीं पे बना के दिया जाए, घर भेजा जाए, और दोनों में जो करप्शन चल रहा है, उसके अलावा जो पॉलिटिक्स चल रही है कि नहीं अंडा नहीं देना है, इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। और क्या है, केवल ICDS पर्याप्त नहीं है, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा, इन तीनों क्षेत्रों में प्रयास करने होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं शासन बेहतर हो पाएगा, है ना। अब अगर हम आयोग को देखें तो देखिए अनुच्छेद 21 पीयूष गिल वाला बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूख से जो मृत्यु है वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, राइट टू लिवलीहुड से लेके बहुत सारे कानूनों की बात की गई, लेकिन उसकी बात सुनता कौन है ना। अगली बात क्या है, अनुच्छेद 47 DPSP कहता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, लेकिन अगर राज्य उसको प्राथमिक कर्तव्य माने तो ठीक है। NFSA 2013 गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए और भोजन विधिक अधिकार, शायद उस स्तर तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आर्थिक आयाम क्या है कि लोग हमेशा मैंने बताया कि अगर कुपोषण इसी प्रकार से रहा तो हमारे GDP को 2 से 3% का नुकसान हो,
एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पोषण पे अगर आपने $1 का निवेश किया तो वो आपको $16 निकाल के देगा। इसका मतलब कि अगर आपने ₹1 इन्वेस्ट किया तो 16 गुना आपको फायदा हो जाता है, और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके जीडीपी को 2 से 3% का नुकसान हो जाता है। क्या ये डेटा जो भारत के हुक्मरान हैं उनके पास नहीं है, जो नीति नियंता है उनके पास नहीं है, या वो जो IAS अधिकारी जो इसको समाज तक पहुंचाते हैं उनके पास नहीं है? इस प्रकार का डेटा जब मेरे पास है, NFHS जो खुद सरकारी एजेंसी है जिसने इसको पब्लिश किया, तो क्यों नहीं इस डेटा पे अमल किया जा रहा है, काम किया जा रहा है? खैर, ये इट्स ऑल अबाउट कि आपका फोकस क्या है। दिक्कत क्या हो रही है कि गरीबी से कुपोषण बढ़ रहा है, उससे कम क्षमता हो रही है, कम आय हो रही है, और ये चक्र फिर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फिर कम आय से फिर गरीबी आती जा रही है। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट, ठीक है। अब अगर देखें NFHS 6, तो आप देखिए हम सबको पता है SDG 2 जीरो हंगर की बात करता है, मैं कई बार बात कर चुका हूँ। SDG 3 गुड हेल्थ की बात करता है ना। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। लेकिन इन सभी में देखें तो कहीं ना कहीं जो रेड डेटा आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि हम कमजोर हैं, हमें बहुत काम करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि MDG की जगह ली, उन पे काम करने में भी हम पीछे चल रहे हैं। हमें निश्चित तौर पे बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है। हम यहाँ पे क्या है, कमजोर हैं, हम यहाँ पे कमजोर हैं। चलिए, अब समाधान क्या हो सकता है कि हम महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाएं, है ना, जो उसको और ज्यादा हम लेके चले कि कैसे हम 100% करें, ताकि महिलाओं को पता रहे कि उनके लिए और उनके बच्चों के लिए क्या हेल्दी है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, पंचायत राज और ICDS का बेहतरीन कन्वर्जेंस पे हम काम करें, ताकि दोनों आपस में मिलकर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। अगला क्या है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक कुटुंबश्री जैसा एक नेटवर्किंग हो, महिलाओं को पता रहे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहां कहां बच्चों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, कहां कहां खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि अस्पताल से छुट्टी के बाद कहीं ना कहीं न सिर्फ महिलाओं को बल्कि उनके शिशुओं के लिए, है ना, कि बच्चे को किस प्रकार से सही से पालें, क्या क्या न्यूट्रिशन दें, उसके लिए प्रॉपर विधिवत काउंसलिंग हो, और इसे अनिवार्य कर दिया जाए कि सुनना ही है आपको, है ना। प्राइवेट में हो जाता है पर सरकारी में नहीं हो पाता, है ना। उसके अलावा कहीं ना कहीं हम हमेशा इस बात को कहेंगे कि भारत की बहुत सारी समस्याओं की जड़ क्या है, जो भारत की बढ़ती जनसंख्या है। हमें इस दिशा में कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। तो हमें बहुत सारी चीजें, ब्रेस्ट फीडिंग पे हमें काम करना होगा, कुपोषण पे काम करना होगा, आहार विविधता पे काम करना होगा, और निश्चित तौर पे प्रशासनिक सुधार पे काम करना होगा। क्योंकि अगर भारत का ये जो बच्चा वर्ग है, ये भविष्य में जाके जो भारत का भविष्य बनने वाला है, ये जो बाद में युवा बनेगा, हमारे लिए एक जिसे कहते हैं बेहतर भविष्य का जो नीति नियंता बनेगा, वो युवा ही अगर कमजोर रहेगा तो वो हमारा जो भविष्य है वो भी कमजोर रहेगा, और भारत एक कमजोर देश ही भविष्य में बन पाएगा। तो इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। केवल आर्थिक वृद्धि नहीं कुपोषण को समाप्त नहीं कर सकती, हमें एजेंसी वाइज, इंटाइटलमेंट वाइज, है ना, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा और जिम्मेदारियों के बारे में बताना होगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी, वरना चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, इस विषय पे आपकी राय क्या है? मैं आप सबसे, जो भारत का युवा वर्ग देख रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपकी राय क्या है। जो बेहतर कमेंट्स होते हैं मैं उस पर रिप्लाई भी करूंगा। बाकी इतना बताता चलूं कि स्टडी IQ के जो स्मार्ट बैचेस हैं, ध्यान रखिएगा 10 जून को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप और असेसमेंट, रिवीजन टेस्ट, खासकर जो असेसमेंट जिसमें डैशबोर्ड आपको मिलता है जो बताता है कि आपकी एजुकेशनल हेल्थ कैसी है, इस वाले बैच से, जो इस वाले प्रोग्राम्स के तहत जो पहला बैच हो रहा है, जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, उस पर जुड़ने के लिए आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग कर सकते हैं, डिस्काउंट मिलेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो 76400300 पे कॉल कीजिए, बोलिए विकास सर का हमने वीडियो देखा, हमको आपसे बात करनी है रिगार्डिंग इस बैच। इसके अलावा 19 जून से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो अगेन मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए विकास लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का अगर आप प्रयोग करेंगे तो। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का ये जो बैच है, ये कहानी से यानी कि स्टोरी से शुरू हो रहा है। अगर आप उसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट UPSC बाय विकास सिंह, स्कैन करिए, जुड़िए, सारी डिटेल आपको यहीं मिलेगी। इट्स विकास लाइव करके मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जुड़िए, तो यहाँ पे भी आपका स्वागत है। PDF UPSC डिस्कशन, ऑप्शनल डिस्कशन मैं यहाँ पे करता हूँ। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति जरूर देते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Study IQ IAS, making India smarter and better.